Hello friends, welcome back after a long break. Today we are available with a study on NICA, Initial Public Offering. So जो IPO की डिटेल है हम क्विकली थोड़ा फिनिश करने की कोशिश करते हैं एंड वी विल फोकस मोर ऑन द बिजनेस मॉडल एंड द फाइनेंशियल्स। जो ये आईपीओ है 28 को अक्टूबर को ओपन होगा और 1 नवंबर को क्लोज होगा। और ये जो आईपीओ आ रहा है बेसिकली इज अ मिक्स ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। टोटल आईपीओ साइज है 5,352 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 630 करोड़, 630 करोड़, और ऑफर फॉर सेल जो कि मैक्सिमम पोर्शन प्रोमोटर्स एंड अदर शेयर होल्डर अपना पोर्शन ऑफलोड करेंगे 4,722 करोड़। और मोस्ट लाइकली ये हायर मोस्ट लाइकली क्या 100% चांसेस यही है कि ये हायर बैंड के ऊपर ही एलोकेशन आएगा 1125। जो लॉट साइज है इसका 12 शेयर का एक लॉट साइज है। मिनिमम अमाउंट अगर आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब करते हैं तो 13,500 आपको लगाने पड़ेंगे। बीएसई एनएससी पे दोनों पे लिस्टिंग होगी इसकी। रिटेल कोटा 10% है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालें इसकी हायर बैंड के ऊपर तो अप्रॉक्सीमेटली $7.4 बिलियन निकल के आती है, जो कि एक बड़ी कंपनीज के लेवल का एक वैल्यूएशंस है। और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2012 में। अच्छी प्रमोटरशिप है इसकी, अच्छी प्रमोटर्स हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। अगर हम क्योंकि ऑफर फॉर सेल तो कुछ बिजनेस में जाने वाला है नहीं तो ज़्यादा उसमें देख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम फ्रेश इशू देखें तो फ्रेश इशू जो 630 करोड़ का है उसमें से 42 करोड़ ये नए नए जो स्टोर है सेटअप करने के लिए स्पेंड करेंगे। वेयर हाउस के ऊपर 42 करोड़ जाएंगे। रीपेमेंट करेंगे 156 करोड़ का। अगर हम आज की डेट में टोटल इनके ऊपर बोरोविंग देखें तो 283 करोड़ है, विच इज़ ओके, इज नॉट मच बोरोविंग। और 156 करोड़ पे करने के बाद भी काफ़ी निग्लेजिबल बोरोविंग इनके ऊपर बचेंगे। और इसी में से ही 234 करोड़ ये एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के ऊपर खर्च करेंगे, बाकी बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अगर हम कंपनी का टोटली थोड़ा सा क्विकली ओवरव्यू करें तो बेसिकली ये डिजिटल कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो इनका रेवेन्यू है वो ऑनलाइन एप्स या वेबसाइट एंड मोबाइल साइट्स के ऊपर ही इनका मैक्सिमम रेवेन्यू क्रिएट कर अपना जनरेट होता है। अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो इनका दो मेन सेगमेंट हैं। एक तो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड सेकंड है फैशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग, जिसमें इनका अपना भी ब्रांड है और ये इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हैं। ऑफलाइन देखा जाए तो 80 इनके फिजिकल स्टोर हैं, जिसमें जो कि 40 सिटीज़ में हैं। और जो इनकी ब्रांड्स की जो थीम है, स्टोर्स की जो थीम है, 3 तरह के बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर इनके स्टोर्स हैं। बिजनेस वर्टिकल इनके बेसिकली दो हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जैसे हमने देखा, एंड सेकंड वन इज क्लोथिंग एंड एसेसरीज। अगर हम क्विकली इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखें तो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव टेल विंड्स हैं जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे कि देखा जाए पर कैपिटल इनकम जो इंक्रीज हो रही है, लोअर लोगों की, मिडिल क्लास ग्रुप, so which is very good for the company. Increasing urbanization is a positive, and India digitization basically is cheap in सस्ता इंटरनेट अवेलेबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर हम आज की डेट में देखें तो इंडिया में 48 to 50% ही लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। सो गोइंग फॉरवर्ड बाय 2025 दे आर expecting around this gonna grow to 67 to 70%, 69%। चाइना अगर आज की डेट में देखा जाए तो 68 to 70% ऑलरेडी लोगों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। सो जितना जैसे ही लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस जाएगा, विच इज़ गुड फॉर दी इन देयर बिजनेस मॉडल। लार्ज यंग पॉपुलेशन, बिकॉज मोस्टली जो इनके जो कस्टमर बेस है वो यंग पॉपुलेशन ही है। सो इंडिया की जो ऑलमोस्ट 51% जो पॉपुलेशन है वो मिलेनियल्स एंड जनरेशन जी के बीच में आते हैं, विच इज़ अ गुड, वेरी गुड कस्टमर बेस फॉर देम। अगर हम इंडिया की ऑनलाइन फैशन मार्केट देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है उसमें। और अगर हम पेनिट्रेशन के हिसाब से देखें तो देर आर लॉट वेरी बिग रनवे टू ग्रो। तो जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करेगी, इनके बिजनेस मॉडल के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे। देखा जाए अगर हम कंपटीशंस में देखें तो इनका बेसिकली जो इनका मेन कंपटीशन है वो है अनऑर्गेनाइज्ड मर्चेंट है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी मॉल्स में जितने भी ये रहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्टोर्स, all those are there basically in competition, they're competing with them. अगर इनकी हम टारगेट एड्रेसेबल मार्केट या इनका कंपटीशन देखें तो बेसिकली अगर जो इंडस्ट्री या पूरे सेक्टर का व्यू है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में बाय 2025 दे आर एक्सपेक्टिंग दिस मार्केट साइज गना ग्रो टू $28 बिलियन। अगर हम क्विकली इनकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें एट हायर बैंड, ऑलरेडी $8 बिलियन के आसपास आ रहा है। तो आई वुड नॉट से दिस कंपनी इज कमिंग ऑन अ चीप वैल्यूएशन, और कुछ ज़्यादा इन्होंने टेबल के ऊपर रिटेल के लिए छोड़ा भी नहीं है। बट अगर हम फोकस करें रेवेन्यू ग्रोथ विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड लाइक, अगर हम अदर फैशन सेगमेंट देखें तो जिसमें इनके पास अभी कुछ ज़्यादा इतना कुछ बड़ा स्कोप नहीं है, जिसकी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाय 2025 दैट सेगमेंट विल ग्रो, दैट्स कंप्लीट इंडस्ट्री विल ग्रो अप टू $124 बिलियन। So let's see how much they can capture. The most interesting and part where I want to focus and stress more, which is financials. तो बेसिकली जितनी भी आपने ये कंपनीज देखी हैं, चाहे रिसेंटली जोमेटो हो या और भी जैसे भी इसके इस सिमिलर काइंड बिजनेसेस आईपीओ इन पाइपलाइन है, तो बेसिकली अगर आप इनके ईपीएस के ऊपर या ईपीएस मल्टीपल या पी रेशो के बेसिक मॉडल के आप ऊपर इसको वैल्यू करेंगे तो एक गलत एस्टिमेट होगा वैल्यू करना। अच्छी ग्रोथ है, रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 48% सीएजीआर की ग्रोथ है, बिकॉज क्योंकि इनका जो बेस था 29 में काफ़ी कम था। 29 में इन्होंने जो रेवेन्यू क्लॉक किया कुछ 1100 करोड़ के आसपास, और 2021 में जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया 2400 करोड़ के आसपास। सो 48% का सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर आप एबिडा देखें तो 161 करोड़, 6% का एबिडा है, कोई ज़्यादा बड़े मार्जिन्स नहीं है बिजनेस में, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। इस नंबर्स को हमने और डिटेल में थोड़ा सा स्टडी किया, और जो हमें लगा कि जो हमने नोटिस किया, जो एक हमें लगा कि पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहिए, दे आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस बेसिकली जैसे अगर हम 2021 फाइनेंशियल ईयर का देखें तो ऑलमोस्ट इन्होंने अपने टॉप लाइन का रेवेन्यू का 20% जो कि बनता है 507 करोड़, इन्होंने अदर एक्सपेंसेस में स्पेंड किया। अगर हम इसको भी और थोड़ा डिटेल में तोड़ के देखें तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने 169 करोड़ और फ्रेट एक्सपेंस पे 158 करोड़ इन्होंने स्पेंड किया। अगर हम 2020 में देखें तो इन्होंने 476 अदर इनकम पे स्पेंड किया, जो कि इनके टॉप लाइन का 26% था। दो ईयर ऑन ईयर इट इज रिड्यूसिंग बिकॉज दिस इज अ बिजनेस इज लाइक दैट, दे नीड टू स्पेंड लॉट ऑन एडवर्टाइजमेंट बिकॉज once they are reach every mobile, every home, once they become famous, everybody knows their business, they know their company, then slowly going forward this we are hoping this marketing and other expense will reduce, which will translate more into the bottom line. अगर आप इनका मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी देखें, ईयर ऑन ईयर इज ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग, रिड्यूस हो रहा है, जो कि इज़ अ बिग पॉजिटिव पॉइंट एडवांटेज। अगर हम इनके फ्रेट कॉस्ट को थोड़ा और डीपली एनालाइज करें कि वेयर दे आर स्पेंडिंग दिस मच हाई फ्रेट एक्सपेंस, तो बेसिकली जो इन्होंने बताया है कि बिकॉज ऑफ which was driven by the increase in volume of order processed through our platform and an increase in the number of outsourced personnel in fulfillment centers. So जिसके कारण फ्रेट कॉस्ट इनका थोड़ा हायर साइड पे है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ऑलमोस्ट 650 पर शेयर का इनका ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम लोग अभी कोट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डायनामिक, चेंज होता रहता है एवरी डे। एज ऑफ नाउ मार्केट कंडीशन के ऊपर आज की डेट में 650 रुपये कोट कर रहा है, बट ये कोई एक बैरोमीटर नहीं है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर मैं इस 650 को एज अ ट्रू मान के चलता हूँ, और अगर ये मान के चलो कि इतने पे ही लिस्टिंग होती है, तो एट लिस्टिंग डे
इनका इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है ऑलमोस्ट $11 बिलियन, which is 83,000 crore. So just to put this into a perspective, this will be coming in the league of like अगर आप देखें और कंपनी ब्रिटानिया, so almost ये इंडिया की टॉप 60s में लाइक 60-61 के आसपास इसकी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो उस लेवल पे आके ये एडजस्ट होती है। पर ये बिजनेस ही ऐसा है। पर अगर हम अदर हैंड अगर हम इसको कंपेयर करें इन्फोएज के साथ, इन्फोएज का आज की डेट में जो इसका मार्केट कैप है 81,000 करोड़। सो इन्फोएज के पास तो और भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, पॉलिसी बाजार, Shaadi.com, many more investments they have, and their revenue model is quite diversified. But market, क्योंकि is too much bullish on the growth, and because of economy is doing so well, and they are predicting next year gonna be very good for travel, tourism, banking. So this is could be one of sort of the reason they are coming on such a high valuation. बट अगर आप बॉटम लाइन देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखें, तो कंपनी ने ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया है, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द बिग रीजन इज दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। अगर ये खर्चे एक थोड़े फिक्स रहते हैं और गोइंग फॉरवर्ड इज गोना रिड्यूस, बिकॉज इनिशियली सच बिजनेसेस दे नीड टू ऐड मोर, बिकॉज अनलेस कंज्यूमर तक ये अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाएंगे तो वो बेच भी नहीं पाएंगे। बट जैसे जैसे ये रेवेन्यू ग्राफ, रेवेन्यू पाई इंक्रीज होगा, ये जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए भी अगर हम कहें कि ये वैल्यूएशंस कुछ डिसेंट हैं या कंज्यूमर के या इन्वेस्टर के लिए कुछ उन्होंने टेबल पे छोड़ा है, तो चांसेस आर वेरी वेरी लेस। बट अगर अदर हैंड हम देखें जोमाटो भी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन क्रॉस कर चुका है। सो इट इज़ योर ओन पर्सनल डिसीजन वेदर यू आर अ रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर और यू आर अ डिफेंसिव इन्वेस्टर। सो बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल यू नीड टू डिसाइड फॉर। ओके, और अगर रही बात हमारी, तो डेफिनेटली वी गोना सब्सक्राइब दिस IPO। बट अगर IPO में हमको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है, अगर हमको ओपन मार्केट से लेना पड़ता है, उस टाइम पे देखेंगे क्या मार्केट सिचुएशन है या किस वैल्यूएशन पे ऊपर ये लिस्ट हुआ है, देन वी विल डिसाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड like it if you really got some meaningful information out of it. Thank you very much for watching.